नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 20 मई को मधुबनी में चुनाव होना है, इसलिए मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आज हम लोग विवेचना करेंगे। मधुबनी नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण ज़िला है जो संभवतः बिहार के चंद बहुत बड़े ज़िलों में से एक है। इसका फैलाव एक ओर दरभंगा बॉर्डर, दूसरी ओर नेपाल और अगल बगल के बहुत सारे ज़िलों से इनका फैलाव है। मधुबनी जैसे दरभंगा मिथिला कल्चर के लिए जाना जाता है, मधुबनी भी मिथिला का एक हार्ट है, हृदय है। सौरठ मेला यहाँ लगता है, जहाँ शादी के लिए मिथिला के कल्चर से शादी के लिए मेला बड़ा प्रसिद्ध है। और वहाँ जब आप जाएंगे तो कई एक पुरखों के कई एक जनरेशन का हिसाब किताब वहाँ के लोग आपको लगा देंगे। उसको मॉडर्नाइज भी किया गया है। बहरहाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस और कम्युनिस्ट का मिला जुला गढ़ रहा है। सबसे पहले श्यामनंदन मिश्रा जी, जो मैंने बताया थे, वहाँ से भी बेगूसराय से भी जीते और ये डिफेंस फॉरेन स्टेट मिनिस्टर भी रहे। भोगेंद्र झा एक बहुत बड़ा नाम था कम्युनिस्ट के, बड़े ईमानदार, बड़े सहज, बड़े सौम्य व्यक्ति थे। ये 67 और 71 में इन्होंने चुनाव जीता। इसके बाद जनता पार्टी का लहर आया और सबको पता है कि उस पीरियड में सारे लोग जो जयप्रकाश जी के आंदोलन में शामिल थे, सब लोग जीत गए। और उसी में एक नया नाम उभर करके आया यादव का उस इलाके में, हुकुमदेव नारायण यादव, जो दशकों तक उस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। वो 77 में जीत गए, लेकिन 80 में फिर आपको पता है कि जनता पार्टी हारी और उसमें शफीकुल्ला अंसारी कांग्रेस से जीत गए। लेकिन भोगेंद्र झा वापस 80 में जीते, 89, 91 में भी भोगेंद्र झा जीते। उसके बाद चतुरानंद मिश्रा जी ये कम्युनिस्ट पार्टी से जीते। एक और उस इलाके का बड़ा अच्छा नाम डॉक्टर शकील अहमद, स्वास्थ्य मंत्री भी बिहार सरकार में रहे, पेशे से चिकित्सक, बड़े भद्र पुरुष, राजनीति में भी बहुत सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 98, 2004 दो बार इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। इसके उपरांत हुकुमदेव नारायण यादव 2009 और 2014 में जीते। 2019 का चुनाव इन्होंने अपने बेटे के नाम कर दिया। बराबर बीजेपी बोलती है कि परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन परिवारवाद का यहाँ भी एक उदाहरण है। अशोक यादव उनके पुत्र हैं, जो 2019 में यहाँ से एमपी बने और इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। मोटे तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो यहाँ पर कुल 6 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें हरलाखी, सुधांशु शेखर, आपको याद होगा कि विश्वास मत के दरमियान इन्होंने एक FIR दर्ज कराया था। डॉक्टर जदयू के कैंडिडेट हैं, परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा बीजेपी के हैं, ये PhD मिनिस्टर भी रहे। इसके बाद बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, बहुत हार्डलाइनर है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मधुबनी से समीर कुमार महासेठ, RJD का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, सौम्य व्यक्ति, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, अच्छा काम भी इन्होंने किया। केवटी और जाली, ये दोनों दरभंगा में पड़ता है। ये दोनों मुरारी मोहन झा बीजेपी से और जीवेश कुमार, ये भी एक बार मिनिस्टर रहे, मुझको अगर ठीक से याद है तो श्रम संसाधन मंत्री रहे। तो ये वहाँ की स्थिति है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कास्ट का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसी राइडर्स के साथ, जैसा मैंने कहा था कि दरभंगा, मधुबनी और कुछ टू सम एक्सटेंट समस्तीपुर का भी कुछ पोर्शन जो सटा हुआ है। इनफैक्ट दरभंगा कमिश्नरी में ये 3 जिला है, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। तो मधुबनी और दरभंगा में मुस्लिम की बहुत अच्छी आबादी है। यहाँ मुस्लिम की आबादी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 24 से 25% है। यादव की आबादी लगभग 9 से 10% है। ब्राह्मणों की आबादी भी लगभग 8% है।
बाकी मिश्रित, पासवान, मंडल और इन लोगों की आबादी, सहनी की आबादी भी 2.5% के आसपास है। तो ये यही कारण रहा है कि यहाँ पर एक समय था कि ये इलाका इसमें विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी बहुत अच्छी खासी सीट आरजेडी लाया करती थी। अशोक कुमार यादव जो हुकुमदेव नारायण के बेटे हैं, कोई बहुत शानदार पार्लियामेंटेरियन रहे ऐसी कोई बात नहीं है, इनके खाते कोई बहुत बड़ी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इनके कि इन्होंने 93% अटेंडेंस दर्ज कराया है। अपने पूरे 5 साल में मात्र 12 डिबेट में भाग लिए और मात्र 24 क्वेश्चन इन्होंने रेस किया है। वहाँ के कुछ चिकित्सकों से भी मेरी बात हुई, कुछ जनप्रतिनिधियों से, कुछ पंचायत प्रतिनिधियों से, कुछ व्यापारियों से भी, बहुत सारे एक क्रॉस द सोसाइटी बात करने से एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि अशोक कुमार यादव की भी वही खासियत रही, क्षेत्र में अनुपलब्धता। इनके नाम कोई बहुत बड़ा मधुबनी में काम ये करा दिए वैसा कुछ है नहीं इस बार बताने को, सिवाय इसके कि मोदी जी को जिताना है, फिर से प्रधानमंत्री बनाना। इसके अलावा इनके हाथ और कुछ नहीं है। न कोई बहुत बड़े वक्ता भी हैं, न कोई बहुत जुझारू नेता हैं। पिता के नाम पर इनकी विरासत चल रही है। लेकिन इनके साथ एक जो प्लस पॉइंट जाता है वो ये जाता है कि आरजेडी ने जिस व्यक्ति को खड़ा किया है, अली अशरफ फातमी, ये मूलतः दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा से भी इन्होंने कई बार जीत हासिल की। दरभंगा की समीक्षा मैंने आपको बताया था। एक बार ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर भी केंद्र में ये रहे। लेकिन इनकी छवि भी इतनी पलटी मार की है कि ये कितना बार आरजेडी छोड़े जदयू में गए, जदयू छोड़ आरजेडी में आए, ये काउंट करने में दिक्कत होता है। और इस बार दरभंगा की सीट को आरजेडी ने अपने हिस्से में करने यानी जीतने के उद्देश्य से एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो दरभंगे के हैं, अलीनगर से बहेड़ी वगैरह से एमएलए रहे हैं, उनको विधान परिषद भेज करके वहाँ से हटा दिया और फातमी जी को दरभंगा से हटा के टिकट दे दिया मधुबनी में। क्योंकि मधुबनी में अगर फातमी साहब चुनाव लड़ते तो सिद्दीकी साहब का विरोध होता और सिद्दीकी साहब लड़ते तो फातमी जी विरोध करते। ये दोनों मुस्लिम चेहरे आपस में लड़ते रहे। जबकि सिद्दीकी साहब का चेहरा अपेक्षाकृत बहुत फेयर है, बहुत ही सेकुलर छवि के हैं, ईमानदार नेता है, 8 से 9 बार मिनिस्टर रहे हैं, आज तक इनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। इनके दोनों बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल प्लेस्ड हैं और ये लोग राजनीति से दूर हैं। इनकी पत्नी प्रोफेसर हैं, तो इनका एक अलग चेहरा है। तो बहरहाल फातमी साहब को जो आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया, इसको लेकर के मधुबनी में भी मुसलमानों में आक्रोश है, क्योंकि ये पलटू मार आदमी हैं, ये बहुत पलटी मारते हैं। मैंने एक बार कहा था कि बिहार और यह देश भी वैसे राजनीतिज्ञों को कई बार या ज़्यादा बार माफ़ नहीं करता है जिनका चाल चरित्र चेहरा बड़ा अविश्वसनीय है। और आप देखेंगे कि वैसे नेता जो बहुत बार पलटी मारते हैं उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाता है, और कई लोग यहाँ समाप्त हो गए। मैंने कुछ नामों की भी चर्चा की थी, रंजन प्रसाद यादव, नागमणि, भगवान सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार, इन लोगों ने इतनी पलटियां मारी कि ये लोग सब खत्म हो गए। देवेंद्र प्रसाद यादव मधुबनी का एक बहुत बड़ा समाजवादी नाम था, इतना बार पलटी मारे कि वो कहीं के नहीं हैं, जबकि एक समय में शरद जी के बड़े चहेते व्यक्ति हुआ करते थे। बहरहाल तो फातमी जी को की स्वीकार्यता वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मुस्लिम में भी और यादवों में भी। लेकिन चूंकि यह लोकसभा का चुनाव है, इसलिए मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि अगर कोई ऐसी बात हो गई तो। इसलिए वहाँ मधुबनी का जो चुनाव है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से लड़ा जा रहा है। तेजस्वी जी ने पूरी ताकत लगाई है और इस बार मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि तेजस्वी के लिए लोकसभा का चुनाव इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि हम कितना एमपी सीट जीतेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से आप सुने। तेजस्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि वो कितना एमपी का सीट जीतेंगे, बल्कि इसलिए है, यह सेमीफाइनल है कि इसके जरिए वो 2025 के विधानसभा के चुनाव का थर्मामीटर और थर्मोस्टेट सेट करना चाहता है।
इसलिए यहाँ जब जनाधार बढ़ेगा तो 2025 में उनके लिए राहें आसान होंगी। तो उनकी भी पूरी ताकत लगी हुई है। तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, पलड़ा किसी का भारी नहीं है। अभी थोड़ा दिन बाकी है। आज इस फेज के चुनाव के बाद, 13 तारीख के चुनाव के बाद चीज़ें और सेट होंगी। और मुझको लगता है कि यहाँ पर तेजस्वी जी की और प्रधानमंत्री की भी सभा जरूर होगी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ निश्चित रूप से सभा होगी। जब सभा होगी तो नैरेटिव्स भी बदलेंगे और चीज़ें भी बदलेंगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।